हाँ जी। तो कल हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था आपके पास, वो आपके पास था कि हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। वो एक्सपेरिमेंट में आपके सामने एक बार फटाफट से रिकैप दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके जो नोट्स इस चैप्टर के स्कैन किए उसमें मैंने एनसीईआरटी के पहले 2 पेजेस अटैच कर दिए हैं ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट भी मिल जाए। ये एक्सपेरिमेंट मतलब स्कैन करके मैंने पहले 2 पेजेस में लगा दिए, सो दैट आपको डिफिकल्टी भी नहीं आएगी। आपको मतलब ये आपके नोट्स में मिल जाएंगे। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ कि अपने नोट्स के प्रिंट आउट्स निकलवाइए। ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, अदरवाइज आप उनको देख के अपने अच्छे नोट्स बनाइए। ठीक है, बट एवरीथिंग शुड बी मैचिंग। समझने के बाद आप उतारिए, आप अपनी तरफ से ये नहीं है कि कुछ भी समझ के लिख दें, क्योंकि कई बार बच्चा वो समझ लेता है जो टीचर नहीं बताना चाह रहा होता। ठीक है, तो इसलिए एक बार जो भी आप क्लास में समझ के लिख रहे हैं उसको एक बार नोट से वेरीफाई कर लिया करो, एनसीईआरटी से वेरीफाई कर लिया करो। ठीक है, श्रेय बेटा चुप रहो। हाँ जी। धुन, क्या प्रॉब्लम धुन, आपको कुछ दिक्कत आ रही है बेटा? हाँ जी। नो सर। हाँ जी, ठीक है, आपकी तरफ से वो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आया था, कोई बात नहीं, वो सर पूछना था, उस पीडीएफ में गॉसेस लॉ वाला टॉपिक नहीं दे रखा जो आपने कराया है मैग्नेटिज्म में। नहीं। नहीं वो, अच्छा वो एनसीईआरटी से पढ़ लो। मैं आपको पेपर का स्नैपशॉट भेज देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है, जो पेज है उसका स्नैपशॉट भेज देता हूँ। ये ऋतिक, एक ओके बार सर। माइक ऑन करना बेटे। ऋतिक, यस सर। ऋतिक, हाँ जी बेटे। यस सर। ठीक है बेटा, ओके। ऋतिक, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और ऐसा है कि जैसे पहली बार ही लेक्चर है, मतलब सब कुछ इनिशियली है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो तीनों एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वाज देयर। ठीक है, देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज देयर, एंड देन एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इज देयर। ठीक है, अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बारे में बात करें तो व्हाट वाज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1? प्लीज टेल मी, विजिबिलिटी आनी चाहिए क्लियरली। ठीक है, सो ये एक कॉइल हमने रखी थी। सो ये आपके पास था, उसके पास एक बार मैग्नेट आपके पास था। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। इसको इसके पास मूव करते थे तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता था, दूर मूव करते थे तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता था, विच मींस whenever whenever bar magnet is moved, ठीक है, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ओके ओके, उसके बाद डिफ्लेक्शंस बिकम लार्जर if bar magnet is moved with a large speed. ओके, आपके पास डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाते हैं अगर बार मैग्नेट को आप तेजी से मूव करते हैं। ये करवा चुका हूं मैं आपको। ओके, उसके बाद डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन रिवर्स हो जाते हैं जब आप मोशन को रिवर्स कर देते हैं। अगर मोशन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है तो डिफ्लेक्शंस रिवर्स if bar magnet is moved in opposite डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने पे आपके पास जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर के वो पलट जाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आया था, यानी जिसको हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन आपके पास इसका क्या था? वेरी इजी कंक्लूजन इज देयर, एंड व्हाट वी कैन कंक्लूड। हाँ जी, सो कंक्लूजन, व्हाट कंक्लूजन वी कैन मेक, हम क्या कंक्लूजन इसमें निकाल सकते हैं कि whenever there is relative motion between bar magnet and coil, EMF या फिर करंट इज इंड्यूस्ड। यानी शुद्ध हिंदी में अगर बात करें कि अगर आप बार मैग्नेट को क्या करते हैं, मूवमेंट में लेके आते हैं, तो आपके पास कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी अगर बार मैग्नेट को पास या दूर आप लेके जाते हैं
तो आपके पास गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। पहले एक्सपेरिमेंट का आपके पास कंक्लूजन है। सेकंड एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कहा था कि फिगर आप अपनी एनसीईआरटी से देख सकते हैं, बड़ा इजी सा फिगर है। सिर्फ इस बार मैग्नेट की जगह एक करंट कैरिंग कॉइल रख देंगे, ठीक है। उसको चुप करवा दो यार, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ जी तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी हैव बेटा, इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमने इसके बगल में एक और करंट कैरिंग कॉइल रख दी, ठीक है। अब इसको इसके पास या दूर मूव करवाना स्टार्ट कर दिया, सेम ऑब्जर्वेशन आ गई, ठीक है। कॉइल को पास लेके जाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन आएगी, कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को इस गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। समझ में आ गया। स्पीड अगर इंक्रीज करेंगे इसकी मूवमेंट की तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन फास्टर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो सपोज एक साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो लेफ्ट साइड मूव करने पे उसके अपोजिट में डिफ्लेक्शन आएगा, यानी इसके मोशन के डायरेक्शन को रिवर्स करने पे यहाँ डिफ्लेक्शन के डायरेक्शंस भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। इट इज वेरी इजी एंड वेरी क्लियर, बहुत आसान है, समझने में काफी स्ट्रेट है। उसके बाद आपके पास कंक्लूजन क्या निकलेगा कि व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन, ऐसा भी हो सकता है ना इसको फिक्स रख दे इसको मूव करवाएं तब भी सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कि अगर इसको अपनी जगह पे फिक्स रख दे और इसको मूव करवाने लगे या दोनों को ही मूव करवाने लगे तो रिलेटिव वेलोसिटी डिसाइड करेगी सब कुछ, ठीक है। तो विच मींस व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन coil attached to galvanometer and coil attached to battery, okay, the galvanometer shows deflection, यानी इस वाली coil में आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो मैं सीधा आपके सामने कंक्लूजन लिख रहा हूं इसका। So what is conclusion? Whenever there is relative motion between coil attached to C1 C2 रख देते हैं ना, this is C1 this is C2, ठीक है। between C1 and C2 some current is induced इन C1 में करंट इंड्यूस हो जाएगा, काफी आसान है, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी ऐसा ही है, लेकिन बस सेकंड एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट ना होके एक कॉइल C2 आ गई और C2 बैटरी से अटैच थी और C1 आपकी वही गैल्वेनोमीटर से अटैच थी। सो इट इज वेरी इजी। उसके बाद जो हम लास्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो क्या था, वो लास्ट एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या था, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया था, व्हाट वी वर हैविंग, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में we were having two coils, the name of the coils is C1 and C2. So this is galvanometer, this is C1, and here you have a coil, another coil, ठीक है, जिसको आपने किससे अटैच किया हुआ है, दिस इज C2 और यहाँ पे आपने टैपिंग की लगा रखी है, सो दिस इज बेसिकली अ टैपिंग की। गॉट इट बच्चे, क्लियर हो गया। अब एक्सपेरिमेंट की जरा प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम इस की को क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करने पे भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लोज करने के बाद अगर काफी देर के लिए क्लोज करके रखेंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे ही आपने इसको क्लोज किया आपका गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, आपने पकड़े रखा, आपके कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको छोड़ेंगे, इस की को रिलीज करेंगे वापस, तब फिर से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डिफ्लेक्शन शो करने के बाद फिर से 0 पे आ जाएगा। फिर से बंद करेंगे, बंद करने पे फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पहले बंद करने पे शो की, ठीक है। फिर से रिलीज करेंगे, फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा कौन से डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जिसमें पहले रिलीज करने पे शो की थी। तो विच में जैसे ही आप की को ऑन करेंगे तब भी डिफ्लेक्शन शो होगी। जब आप की, हाँ जी दे रहा हूं, जैसे ही आप क्या करेंगे, की को ऑन करेंगे, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टर्न ऑन द की, जब आप की को ऑन करेंगे तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब आप की को ऑफ करेंगे तब भी गैल्वेनोमीटर शो करेगा। ऑन करने और ऑफ करने पे जो डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हम लिख देते हैं बातें, ठीक है। whenever key is turned on, G shows deflection, okay, and whenever it is turned off,
turned off. G again shows deflection, again shows deflection. और ये डिफ्लेक्शन आपके क्षणिक होंगे, ठीक है, एक क्षण के लिए, यानी कि मोमेंटरली, ठीक है. these deflections are for an instant, यानी मोमेंटरली डिफ्लेक्शंस होते हैं. क्लियर हो गया? ओके. अब ऑन करने पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, ऑफ करने पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा. तो विच मींस द डायरेक्शन ऑफ deflections are opposite in case of turning on and off the key. यानी कि आपके पास, मैं दोबारा से रीड करता हूं, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शंस आर अपोजिट इन केस ऑफ टर्निंग ऑन एंड ऑफ द की. जब आप की को ऑन करेंगे तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा, ऑफ करेंगे तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा. विच मींस डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन क्या होंगे? ऑन करने पे अलग होंगे, ऑफ करने पे अलग होंगे. बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है. उसके बाद अगर आप टर्निंग ऑन ऑफ करने की स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शंस लार्जर हो जाएंगे. क्लियर हो गया आपको? अगर आप टर्निंग ऑन एंड ऑफ करने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन बिकम्स लार्जर. तो विच मींस आपके पास अगली जो चीज है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ increased, deflections become larger. आपको लार्जर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है. अगर आप बंद करने की और खोलने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो डिफ्लेक्शन आपको और ज्यादा जबरदस्त मिलेगा. इन सभी चीजों को हम एक्सप्लेन भी करेंगे. इन्हीं के एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे, इन्हीं तीनों एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करते करते फैराडे अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है. सो फैराडे आपको निकाल के दे देंगे दो इंपॉर्टेंट लॉज, ठीक है, विच आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एक में क्वालिटेटिवली डिफाइन करेंगे, दूसरे में क्वांटिटेटिवली डिफाइन करेंगे, ठीक है. सो वो हमको स्टडी करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट इट बच्चे? एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट कि एनसीईआरटी पास में रख लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी से कर लेंगे हम लोग, ठीक है. बिकॉज पहले 2-3 पेज के बाद ही आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, हम वो डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा सा फैराडे का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, तो ये फैराडे और जो आपके फोर्ड थे उनके एक्सपेरिमेंट्स थे तीनों, ठीक है. सो अब इनके बेसिस पे फैराडे ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए, ठीक है. सो वी कैन राइट इट डाउन. हम इसके बाद नोट बना के लिख सकते हैं तीनों एक्सपेरिमेंट्स के नीचे कि ऑन द बेसिस ऑफ, नोट बना के हम लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड, on the basis of these 3 experiments performed, Faraday explained electromagnetic induction, EMI लिख सकते हैं आप शॉर्ट में. Faraday explained कैपिटल E, कैपिटल M, कैपिटल I, हर जगह यही चैप्टर में यूज करिएगा. Faraday explained EMI qualitatively as well as quantitatively, qualitatively as well as quantitatively, क्वालिटेटिवली भी एक्सप्लेन किया और क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्लेन किया, ठीक है. ओके, सो इसके बाद लिखिए इसके बाद लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स अगला टॉपिक जो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के बाद आता है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है. सो जल्दी से लिख लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. देखिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस placed in a magnetic field, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला सारा का सारा कंसेप्ट है. placed in a magnetic field is proportional to number of field lines
number of field lines crossing that surface normally, यानी perpendicularly, crossing that surface perpendicularly, crossing that surface perpendicularly. एंड एक जो इंपॉर्टेंट बात है उसे प्लीज याद रखिएगा, ये डेफिनेशन मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ही बताया था. दिस डेफिनेशन इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. फ्लक्स को समझने में हमारी मदद करती है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस डेफिनेशन का कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सीबीएसई अपनी जितनी भी आंसर कीज देती है, अगर वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है या वहां मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रखा है, तो वो कभी भी इसका ऐसा आंसर देते ही नहीं है. वो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख के देते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी, और उठा के उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दे देते हैं. यानी सीधा फॉर्मूला से मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सप्लेन किया जाता है. क्वालिटेटिव डेफिनेशन मैंने आज तक किसी भी सीबीएसई के आंसर की में इसकी नहीं देखी है. तो प्लीज आप लोग इसका जब भी आंसर देंगे, अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट आर इट्स एसआई यूनिट या व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, तो आपको केवल क्या लिखना है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, आपको कभी भी ये नहीं बताना कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो नॉर्मली एक सरफेस को क्रॉस कर रही है उसके प्रोपोर्शनल होती है. याद रखिएगा, बहुत से बुक के ऑथर्स इसको लिखते हैं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. इक्वल नहीं होती है, प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, इक्वल कभी भी नहीं होती है. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को आप अंदर घुस के मेजर थोड़ी कर सकते हैं. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसा कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट है. कहीं पे फील्ड लाइन ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है. जहां पे फील्ड लाइंस कम है वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा है वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ज्यादा. के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू को भी. फील्ड लाइंस के थ्रू आप मैग्नेटिक फ्लक्स की नहीं निकाल सकते. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. फील्ड लाइंस को काउंट करके कभी आप नहीं बोल सकते कि 4 फील्ड लाइंस पास कर रही है. ठीक है, तो 4 वेबर मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है. वेबर उसका ऐसा यूनिट होता है. ये बकवास सेंटेंस है बिल्कुल, क्योंकि कोई वहीं पे आपको 8 बना के दे दे फील्ड लाइन, ठीक है, और जहां उसने 8 बना रखी थी वहां 16 बना दे, तो फील्ड लाइंस डबल कर दी. इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स. तो देखिए, जहां पे फील्ड लाइंस 8 थी, जहां पे 4 थी, जहां पे 4 फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है और जहां पे 8 कर रही है, तो 8 वाली जगह पे फ्लक्स डबल है. आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को. ठीक है, तो अगर मैंने कह दिया यहाँ पे 8 मैं ड्रॉ करूंगा तो वहां 16 कर दो, यहाँ पे मैं 16 ड्रॉ करूंगा वहां 32 कर दो, यहाँ 32 करूंगा वहां 64 कर दो. सो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट करने पे कभी आप फ्लक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट करके केवल आप कंपेयर कर सकते हैं दो सरफेसेस के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, जहां फील्ड लाइन ज्यादा होंगी वहां पे फ्लक्स लिंक ज्यादा होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा. जहां पे फील्ड लाइंस एक एरिया में से कम क्रॉस कर रही होंगी वहां पे आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू कम होगा. क्लियर हो गया, सिर्फ कंपैरिजन आप कर पाएंगे. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं उन्हें काउंट करके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बता दूंगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेनी ऑफ द ऑथर्स व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो डायरेक्टली कह देते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर है. भाई बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप प्लीज याद रखिएगा. ठीक है, क्योंकि हम बहुत से ऑथर्स को पढ़ने के बाद यही डेफिनेशन एग्जाम में दे आते हैं, और समझिए कहीं 98-99 अगर हम कहीं लग रहे हो तो 1 नंबर पक्का काटेगा एग्जामिनर आपको नीचे लाने के लिए. ठीक है, तो आगे चलिए इसके बाद. हाँ जी, सो इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास अगला टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स. काफी इंपॉर्टेंट है. सी बच्चे, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. हाँ जी बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स काफी आसान है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं. तो मैंने पहली चीज आपको बता दी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस परपेंडिकुलरली. ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब डिफाइन करते हैं इसको क्वांटिटेटिवली. वो फॉर्मूला कैसा है वो भी आपको बताऊंगा. सो सेकंड पॉइंट विच इज टू बी रिटन इन सीबीएसई. अगर आप सीबीएसई एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ये देनी पड़ेगी. इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म magnetic field and even surface. even surface का मतलब क्या है, जो आपका देखिए even surface और uneven surface में आपको मतलब समझा देता हूं. this can be called as your even surface, ठीक है, and this can be called as your uneven surface. uneven and even. क्लियर हो गया. So this is even surface and this is uneven surface. ठीक है, so हम लोग सबसे पहले काउंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन व्हेन even surface, a given
मतलब इवन मैं कह सकता हूँ, या आप कह सकते हो यूनिफॉर्म सरफेस भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, जब एक आपका इवन शेप्ड सरफेस जो है वो किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, सो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो देखिए फटाफट से। सपोज मेरे बच्चे, दिस इज योर सरफेस, ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो गया, यूनिफॉर्म, और आपके पास सरफेस कैसा हो गया, इवन। अब आप एक कंसेप्ट जानते हैं एरिया वेक्टर का। व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर एक सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर हम जो ड्रॉ करते हैं उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। जो लोग भूल गए होंगे उनके लिए थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, ये एरिया है तो दिस इज एरिया वेक्टर, प्लीज याद रखिएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इफ दिस इज एरिया, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, देन दिस इज गोइंग टू बी योर एरिया वेक्टर। वेरी सिंपल, अ वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ एरिया गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया। कई केसेस में हमको एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करना पड़ता है, जैसे फ्लक्स है, तो जब हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं तो उसका डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ओके, सो वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर। ओके, सो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी फिक्स। आपके पास एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सो आपका इस पूरे एरिया के साथ लिंक्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा, आप सबस्क्रिप्ट बी लिखिएगा, और वहां पे अब आप ई यूज करेंगे। फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। काफी आसान है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, फाई बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। एंड डॉट प्रोडक्ट आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाट वी कैन से, आपके पास इसका एसआई यूनिट जो रहता है दैट इज वेबर। ओके, वेबर इज द एसआई यूनिट। इसका जो एसआई यूनिट आप लिखेंगे वो होता है आपके पास वेबर, ठीक है। वेबर इज द एसआई यूनिट, एंड सिंबल विल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी, ठीक है। सो सिंबल क्या हो जाएगा, वेबर नेम हो जाता है और सिंबल हो जाता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी। सो ये आपके पास ऐसा यूनिट बनते हैं और ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको पता है एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का थीटा। सो ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और जब आपका एरिया कैसा हो जाए, इवन हो जाए। ऐसा क्यों आया वो मैं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, पहले थोड़ा स्ट्रेट वो दिमाग में चला जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा बी ए कोस थीटा आया कैसे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको समझाया था कि ए कोस थीटा आया कैसे है, ठीक है। ये हो गया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए एक इवन शेप्ड सरफेस के लिए। नाउ या तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए या फिर सरफेस आपका अनइवन शेप्ड हो जाए। तो आपको पता है दोनों केसेस में एंगल जो है वो हर जगह पे क्या करेगा, चेंज करेगा। सो लेट्स ड्रॉ सच अ केस, ऐसा केस ड्रॉ कर लेते हैं। सो व्हाट नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट केस जो इसमें आएगा वो क्या आएगा आपके पास, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का। व्हेन एंगल बिटवीन बी एंड ए changes at every point over the surface, over the given surface, over the given surface, ठीक है। समझ में आ गया? तो जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज ये अनइवन शेप्ड सरफेस हो गया और मैग्नेटिक फील्ड लेकिन यूनिफॉर्म है। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मैग्नेटिक फील्ड, okay. So this is your magnetic field, and in this particular example uneven shaped surface placed in what, uniform magnetic field, field is uniform magnetic field। मैं B लिख रहा हूं सिंपली। so very easy, this is काफी आसान है, समझ आने वाला टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड द मोमेंट क्लास गेट्स ऑफ, आपने एकदम से लॉग इन करना है। बच्चे इस समय मेरे को छोड़ के 20 हैं, तो जो भी 20 बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है एकदम से लॉग इन करिएगा। और जो रह गए, आई थिंक यूनिक इज देयर, है यूनिक, आयुष भी है, आई डोंट नो कौन लॉग आउट कर गया। यूनिक है, ऋतिक भी है क्लास में, आर्यन राय भी है। चलिए देखते हैं कौन नहीं है वो, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। बट आप जो भी हैं प्लीज
क्लास के खत्म होते ही लॉगिन करिएगा, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट का और हमें पीरियड लेना है, मैं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा संडेज को टाइम मिलता है तो मजा आता है पढ़ाने में, थोड़ा स्पीड भी अच्छी रहती है, बिकॉज पैरेलली ये है कि क्लासेस नहीं चल रही, तो जूम का सर्वर भी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और इंटरनेट भी थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एंगल चेक करें तो देखिए, एंगल चेक कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे इस पूरे सरफेस का छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर इस तरफ जा रहा होगा, तो इसको हम ds बोल देते हैं, पूरे सरफेस को s बोल देते हैं, अगर ये इवन होता तो इसका सरफेस एरिया या एरिया को s या a से डिनोट कर देते हैं, और अगर एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं तो उसको ds या da बोल देते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस। तो मैंने उसको नाम दे दिया ds, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं सो दैट आपको विजिबल रहे। सो सी दिस इज ds एंड वेयर इज b, बेटा दिस इज योर b, आपका b भी आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज b एंड एंगल बिटवीन देम इज लेट्स से समथिंग थीटा, ठीक है। तो मैं आपको अब और जगहों पे दिखाता हूं बना के कि ds और b के बीच में एंगल्स के क्या हालात हैं, यहां पे ड्रॉ करेंगे। सो दिस विल बी योर ds, दिस इज योर b, दिस इज योर एंगल। सो प्लीज टेल मी, एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मैंने ds इतने छोटे काटे हैं कि ds मेरे पास सभी बराबर है, ds का मैग्नीट्यूड सारे एरियाज का बराबर है, मैंने ds इतने छोटे छोटे कट किए हैं। मान लीजिए मेरे पास एक अनइवन सरफेस था, मैंने इस पे छोटी छोटी डॉट्स लगा दी, डॉट्स भी तो अपने आप में एक एरिया होती है, एक डॉट एक एरिया होती है, जूम करके देख लीजिए आपको दिखेगा कि एक डॉट का भी एक एरिया है, ठीक है। तो विच मींस मैंने इतने छोटे छोटे डॉट इस पे मार्क किए हैं कि हर एक डॉट का जो एरिया वो कितने मैग्नीट्यूड के बराबर है, ds के, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वेरी स्मॉल एरिया इज इक्वल टू ds, क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हैं एंगल चेंज हो रहा है, सो विच मींस एंगल इज गेटिंग चेंज्ड। आप अगले वाले पे चेक करेंगे, सो दिस इज लेट से ds, एंगल फिर से चेंज हो गया b और ds के बीच में, ओके। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर केस दिस इज ds, यू कैन अगेन सी एंगल चेंज हो गया। सो अगर आप हर एक इस ds के लिए फ्लक्स काउंट करेंगे, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, प्लीज टेल मी दैट। d phi b, बिकॉज छोटा सा एरिया छोटी सी फ्लक्स, बड़ी सिंपल सी बात है, इट इज इक्वल टू b डॉट ds, ठीक है। हम b का ds के साथ, एरिया के साथ आप b का डॉट प्रोडक्ट ही लेते हैं तभी आपके पास फ्लक्स निकल के आती है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू स्मॉल एरिया, it is equal to b dot ds, b dot area, okay, so that is what we have done. So what is db from here? d phi b, sorry, it is equal to b ds cos of theta. So this is what you can do, okay। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए what you can do, आपको पता है इंटीग्रेट करते हैं। वैसे अगर ये एक डिसकंटिन्यूअस बॉडी होती तो हम एडिशन करते, समेशन, जैसे कि अगर मुझे 5 बच्चों के नंबर ऐड करने हो तो मैं समेशन करता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर एक पूरा एक काफी एरिया तक फैला हुआ एक सरफेस एरिया है और मुझे क्या करना है, मुझे उसका सारे का आप कह सकते हो, अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे अगर उस पूरे एरिया का पूरा टोटल एरिया काउंट करना है, तो जो छोटे छोटे मैंने उस पर डॉट डॉट करके एरिया निकाले उन सबको मुझे, हाँ जी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बातचीत चल रही थी, तो मैं आपको बता रहा था कि अनइवन शेप्ड सरफेस के लिए अगर डी फाई भी आपके पास एक छोटे से सरफेस के लिए फ्लक्स आ गया, तो आपके पास पूरे सरफेस पे फ्लक्स कैसे आएगा? इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट ds। तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है कि फाई बी का वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन बी डॉट ds। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाई बी। आपको एग्जाम में ये लिखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ओवर अ सरफेस व्हिच कैन बी डिफाइंड एज फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट ds। आप ये लिख के आएंगे एग्जाम में, जब भी एग्जाम में आपके पास ये आएगा, सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन दिस एज योर आंसर, ओके। So this will be your answer. This should be your answer in exam. ये आंसर आपका एग्जाम में होना चाहिए। जाओ।
हेलो नैन्सी, क्लास में क्यों नहीं हो? चलो चलो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, ठीक। शिवम को भी बोलना एक बार। जस्ट होल्ड ऑन बच्चे। हाँ जी, सो चलिए कर लेते हैं इसको। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू, इट इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। किसी भी एरिया के ऊपर इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अभी आया कैसे एक्सप्रेशन, उसको फटाफट से देख लेते हैं, बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आप ऑब्टेन करते हैं, ये आप ऑब्टेन करते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन से। बड़ा आसान है और इसको समझना। देखिए, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी आपके किसी एरिया से, उतनी ही ज्यादा उस एरिया के साथ फ्लक्स लिंक्ड होगी। तो मैं बड़ा इजी एग्जांपल समझाता हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक दीवार आपके इस तरफ है, ठीक है, और एक आपके इस तरफ है। इस तरफ से इस तरफ एरोज चल रहे हैं। एरोज को मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझिएगा। इस तरफ से इस तरफ एरोज ट्रेवल कर रहे हैं, यानी इस साइड से इस साइड एरोज ट्रेवल कर रहे हैं, विच मींस मैं बना भी देता हूं आपके लिए। सो दीज आर योर एरोज। मैं 2D में दिखा पा रहा हूं, लेकिन आप समझिए 3D में यहां से एरो चल रहे हैं, ठीक है। एरोज आपके पास 3 डायमेंशन में इस तरह से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, विच मींस एरो इस तरफ आपके आ रहे हैं, ओके। सो व्हाट आफ्टर दैट, आप देखिए फ्लक्स हम कैसे देख सकते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए, अगर ये एरोज मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी तो इन एरोज का नंबर डबल हो जाएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल हो जाएगी तो इन एरोज का नंबर ट्रिपल हो जाएगा। बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि जहां पे जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, ये एचसी वर्मा का भी क्वेश्चन है आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप देखेंगे कि आपके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दी हुई है, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो अब आपसे पूछा गया है कि देयर आर 3 पॉइंट्स लाइंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। पूछा हुआ है कि आप इन तीनों पॉइंट्स की मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हमने पढ़ा था, जितनी फील्ड लाइंस की डेंसिटी रहेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यानी आपके पास ये जो है वो EC के तो बराबर रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो घनत्व है, जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है, सेम है। तो दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। बट बी से ये बड़ी है, बिकॉज आप बी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी देखेंगे वो कम है। बी पॉइंट पे जाइए जरा, वहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहाँ पे फील्ड लाइंस पास है। तो विच मींस ए और सी पे इक्वली पास है, तो विच मींस ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी क्या बराबर है। लेकिन बी पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो क्या है, कम है इन दोनों के मुकाबले, ओके। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखिए, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो विच मींस यहाँ से पॉजिटिव है। अब आपको पता है पॉजिटिव वाले चार्ज के पास पोटेंशियल ज्यादा होता है और नेगेटिव वाले के पास जाते आते नेगेटिव होगा, यानी कम होता चला जाएगा। तो विच मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा घटता है। तो यानी कि पोटेंशियल का ऑर्डर आपको फील्ड लाइन से कभी चेक नहीं करना। पोटेंशियल का ऑर्डर क्या रहेगा, आपके पास VA सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद बी पे जाते आते आप पॉजिटिव से दूर चले गए, नेगेटिव के पास आ गए, तो बी पे आपका पोटेंशियल घट के कम हो जाएगा। सी पे आप नेगेटिव के और पास आ गए, यानी सी पे आपका पोटेंशियल और कम हो जाएगा। तो विच मींस ये आपका एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वहां पे 2 ऑप्शन इसके अंदर ठीक है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑब्जेक्टिव 2 करके वो क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें आपके पास एक या एक से ज्यादा या ऑप्शन जो है वो क्या रहते हैं, सही रहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हम लोग किसको बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, वी वर गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दी जाए तो यहाँ पे इसी जगह में फील्ड लाइंस की जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल कर दी जाए तो इसी जगह पे फील्ड लाइंस की जो अमाउंट है वो ट्रिपल हो जाएगी। अब ये मोबाइल है, इसके एरिया में से मुझे फ्लक्स निकालना है, मुझे निकालना है इसके साथ लिंक फ्लक्स कितना होगा। तो इसे मैं इसके रास्ते में रख दूंगा। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए 3D में है, ऐसे आ रही है। अगर मैंने कह दिया मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दी,
तो इस मोबाइल फोन में से अगर पहले 5 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी, डबल करने पे कितनी क्रॉस करेंगी? 10, ट्रिपल करने पे कितनी करेंगी? 15, 4 टाइम्स करने पे कितनी करेंगी? 20, ठीक है, और 5 टाइम्स करने पे कितनी करेंगी? 25। तो विच मींस जितना मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाएंगे उतना इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, नंबर 1। तो यानी कि फ्लक्स पहला किस चीज पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे। क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? सो फर्स्ट फैक्टर ऑन विच योर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स इज योर मैग्नेटिक फील्ड। पहला फैक्टर जिस पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर हो गया आपको? तो पहला फैक्टर जिस पे आपकी डिपेंड करेगी दैट इज बी। उसके बाद अगर ये एक मोबाइल फोन की जगह मैं इसके रास्ते में 2 मोबाइल फोन रख दूं तो फील्ड लाइन ज्यादा कैप्चर करेगा। वेरी इजी, ठीक है। देखिए अगर मैं फील्ड में ये मोबाइल रख रहा हूँ तो एरिया आपका ए है, ठीक है, तो फ्लक्स आपकी सपोज कुछ सर्टेन वैल्यू आ रही है। अगर ये 2 रख दूंगा तो आपके पास फील्ड लाइन ज्यादा पास करने लगेगी, तो विच मींस फील्ड की वैल्यू, जो फ्लक्स की वैल्यू वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो यानी दूसरा फैक्टर जिस पे फ्लक्स डिपेंड करेगी वो क्या होगा? एरिया। एरिया जितना बढ़ेगा फ्लक्स प्रोपोर्शनलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो विच मींस आपके पास दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? सेकंड फैक्टर जिस पे फ्लक्स डिपेंड करेगी वो आ जाएगा एरिया। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ओरिएंटेशन है। देखिए ये तीर उधर से इधर आ रहे हैं, ये जो एरोज हैं वो वहां से यहाँ ट्रेवल कर रही हैं। अगर मैं एरिया को ऐसे रखूंगा तो मैक्सिमम फील्ड लाइन इसमें से पास करेंगी। अगर ऐसे घुमाता रहूंगा, सपोज ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, तो फील्ड लाइन क्या करेंगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन विल बी लिंक्ड। अगर ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दूंगा तो फील्ड लाइन जो इसके साथ लिंक्ड है उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको? तो विच मींस आपके पास दूसरी चीज जिसपे फ्लक्स, तीसरी चीज जिसपे फ्लक्स डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी ओरिएंटेशन बिटवीन द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया, इनके बीच का ओरिएंटेशन भी क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करेगा। व्हाट इज बच्चे, क्लियर हुआ आपको? ओके, सो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अब आपके पास इस ओरिएंटेशन में, एरिया वेक्टर में और फील्ड में कितना एंगल है? 90 डिग्री। चेक कर सकते हो आप, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। तो इसमें फ्लक्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, बिकॉज फील्ड लाइंस इधर से और इधर से निकल जाएंगी, इसके थ्रू कुछ भी पास नहीं करेगा। इतना कम थिकनेस है इसका थिकनेस में 0 बता रहा हूं आपको, ठीक है। ओके, ऐसे घुमा दिया तो मैक्सिमम फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस करेंगे, यानी फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। इस केस में एरिया वेक्टर इस तरफ है, देख लीजिए ये एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो दोबारा समझिए, इस ओरिएंटेशन में ये एरिया मैक्सिमम फील्ड लाइंस के साथ लिंक्ड होगा, या मैक्सिमम फील्ड लाइंस इस एरिया के साथ लिंक्ड होगी। क्लियर हो गया? तो विच मींस इस ओरिएंटेशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो इस केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। एरिया वेक्टर भी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, यानी जब एंगल 0 डिग्री है किस किस के बीच में? एरिया के बीच में नहीं, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? जब 0 डिग्री है तो फ्लक्स कितना आ गया? मैक्सिमम। अब दूसरा केस, ये केस में आपकी फ्लक्स 0 है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके इधर से और इधर से पास कर रही थी, घुमाने से दोनों साइड से निकल जाएंगे, विच मींस इस ओरिएंटेशन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू पास करने वाली नहीं है। तो विच मींस इस ओरिएंटेशन के अंदर ये हो गया आपका क्या? मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? तो मैं फिगर भी आपको बना के दिखा रहा हूं। तो देखिए अगर आप इस ओरिएंटेशन की बात करें तो इस ओरिएंटेशन में एरिया वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है, और फ्लक्स कितना आएगा? 0, विच इज मिनिमम। ओके, नाउ अगर दूसरे केस की बात करूं, इस केस में एरिया वेक्टर इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? लाइन जो कैप्चर कर सकता है उतनी करेगा। ये दोनों आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब आप बताइए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है जो 90 डिग्री पे 0 होती है और 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है? cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ 90 कितना होता है? 0, और cos ऑफ 0 कितना होता है? 1 होता है। 1 आपके जो साइन है cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यानी तीसरी चीज जिस पर फ्लक्स डिपेंड करती है वो क्या आ जाती है? cos ऑफ
थीटा, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करने पे फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बन जाता है, बी, दूसरा ए और तीसरा cos ऑफ थीटा। अगर आप डॉट प्रोडक्ट में एक्सप्लेन करते हैं तो क्या बन जाता है, बी डॉट ए। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बी डॉट ए कैसे आया, तरीका बड़ा आसान है बी डॉट ए को अंडरस्टैंड करने का। पहला, मैग्नेटिक फील्ड डबल करेंगे, फील्ड लाइन डबल हो जाएगी, एरिया को बढ़ा देंगे तो फील्ड लाइन वैसे ही बढ़ जाएंगी, तो कैप्चर करेगा वो। उसके बाद अगर आप ओरिएंटेशन चेक करेंगे तो इस तरह के ओरिएंटेशन में उधर से आने वाली फील्ड लाइंस को मैक्सिमम कैप्चर करेगा, इसमें कितना कैप्चर करेगा, 0। इसमें एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, फील्ड लाइन जिस तरफ है 90 डिग्री एंगल हो गया दोनों में, इसमें एरिया वेक्टर भी मेरी तरफ है, फील्ड लाइन भी मेरी तरफ है, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री। तो व्हिच मींस 0 डिग्री एंगल में फ्लक्स मैक्सिमम कैप्चर हो रही है, 90 डिग्री एंगल में फ्लक्स 0 कैप्चर हो रही है। cos ऑफ थीटा एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें cos ऑफ 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम दैट इज 0, और cos ऑफ 0 पे कितनी होती है, मैक्सिमम दैट इज 1। तो इसमें तीसरा फैक्टर क्या आ गया, cos ऑफ थीटा। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। काफी आसान है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको काफी समझा दिए। सो आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो चलिए अब एक सीजीएस यूनिट भी करके रहता है, मैंने आपको ऐसा यूनिट बता दिया फ्लक्स का। सीजीएस यूनिट जो फ्लक्स का है वो आपके पास, अच्छा फ्लक्स के डायमेंशन बता सकते हैं आप मुझे निकाल के, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फ्लक्स। क्वेश्चन आया है सीबीएसई में 1 मार्क्स का कि मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन बताइए, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक, जल्दी से बताइए। मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। So what should be the dimension of magnetic flux? Dimensions of magnetic flux. फॉर्मूला काफी आसान है सर ml2 a minus 1 t minus 2। वेरी गुड, ml2 a minus 1 t minus 2, शाबाश, वेरी शार्प आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो b का कैसे निकलेगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, बिकॉज आप जानते हैं cos थीटा साइड बाय साइड का रेशियो होता है, कैसे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो दोनों का L हो गया, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो cos थीटा इज डायमेंशन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, हाँ जी कोई बता सकता है आप में से, जिससे मैं पूछूं, मन, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन कौन से फॉर्मूले से निकलती है। देखिए स्वाति भी पढ़ी रही है मेरे से, मतलब इकट्ठे ही पढ़ रहे हैं सब सारे, तो शी कैन गिव द आंसर, तो आप सब लोगों को भी पता होना चाहिए कि मेरा थोड़ा छोटा सा आपसे क्वेश्चन है काफी, या फिर मुझे काजल बताएगी, काजल में मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालना है, काजल मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हमारे पास कैसे आती है। हाँ जी काजल बेटे, हाउ वी गेट द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन कैसे आता है मैग्नेटिक फील्ड का। काजल वैसे हो आप क्लास में, एक बार अनम्यूट करना काजल। हेलो, हाँ जी देन एटलीस्ट यू शुड ट्राई। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे सही आंसर दो, ठीक है, और अब तो मैंने सुनाने की भी आदत छोड़ दी है, फेस टू फेस मिलते नहीं है, तब चलो तब तो बहुत कुछ सुनाता रहता था, तो तब तो ये भी नहीं मैं अवॉइड ही कर देता कि चलो नहीं पता बेटा पढ़ लेना सर f upon q v sin theta। वेरी गुड। देखिए अगर आपको याद हो तो एक चार्ज जो कि v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या था, q v क्रॉस b, एंड दिस वाज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहा करते थे, लॉरेंट्ज फोर्स का एक हिस्सा है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, अब आपको पता है कि आपके पास मैग्नीट्यूड f का कितना आ जाएगा, q v b साइन थीटा। यहां से b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, f अपॉन q v sin theta। वेरी गुड योगांशु, दिस इज डायमेंशनलेस, डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन ml2 t minus 2, सही बोल रहा हूं, ml2 t minus 2। वर्क डन का होता है ml2 t minus 2, फोर्स का कितना रहता है mlt minus 2, ठीक है। अगर चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज का डायमेंशन एम्पियर इंटू टाइम, दैट इज करंट इंटू में टाइम, वेरी इजी, करंट को टाइम से गुना कर दीजिए, आपके पास चार्ज निकल आएगा। वेलोसिटी के लिए आपके पास होता है lt minus 1। आप सबको कंबाइन टू गेट मेरे बच्चे mlt minus 2 अपॉन at
इंटू एल टी माइनस वन, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एम ए माइनस वन इंटू टी माइनस टू, सो दिस इज व्हाट वी हैव, ये बी आ गया। अब अगर आप बी की वैल्यू को, फ्लक्स को, आप बी की डायमेंशन को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी का डायमेंशन कितना हो गया, एम ए माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, इनटू में आपके पास एरिया का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, यानी क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, सो व्हिच मींस व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू विल बी एम आफ्टर दैट एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, सो ये आपके पास फ्लक्स के डायमेंशन आ गए, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन आ गया ml टू t minus 2 a minus 1. So Swati, this was your answer, I think, ml to a minus 1 and t minus 2. Yes, sir. Absolutely correct, बहुत अच्छे, क्लियर हुआ। So this is what you have, काफी आसान है, लड्डू सी चीज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन बनता है, इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, मैक्सवेल इज द सीजीएस यूनिट, आपके पास सीजीएस यूनिट जो फ्लक्स का है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो मैक्सवेल रहता है। So what is Maxwell? So CGS unit is Maxwell और सिंबल रहता है mx, कैपिटल M स्मॉल x, ठीक है। और रिलेशनशिप क्या होता है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 8 मैक्सवेल, 1 वेबर जो है 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 8 मैक्सवेल, सो दिस इज द CGS unit and Weber is the SI unit, ठीक है, आसान है बहुत। चले आगे। So your participation is necessary because I can understand even when I used to watch online things, जब देखनी पड़ती है कुछ पढ़ने के लिए तो मुझे नींद आ जाती है, ठीक है। तो I know कि थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन उस केस में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी तरह आपका इंटरेस्ट बना सकूं, ठीक है। बट रादर देन समवन एल्स कैन मेंटेन योर इंटरेस्ट, उससे ज्यादा इंटरेस्ट शायद आप खुद का मेंटेन कर सकते हो, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आप खुद का इंटरेस्ट ज्यादा अच्छे से बना के रख सकते हो, तो इसलिए कीप सेल्फ मोटिवेटेड, आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। एंड यू आर हैविंग नंबर ऑफ ऑप्शंस, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आपके पास इतने दरवाजे खुले हैं 12th के बाद, ठीक है। आप एक बार 12th अच्छे से करिए, आपके पास यू विल हैव नंबर ऑफ ऑप्शन, आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, 100 ऑप्शन तो मैं आपको अच्छे वाले बता दूंगा अगर आप मुझसे कभी मिलने आओ, ठीक है। सो बस 12th अच्छे से कर लीजिए, एंड 12th अच्छे से करने के लिए बस आपको पढ़ना है। द बेस्ट पार्ट इज आपको सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सक्यूज दे दो, बेटा पहले तो आप बहुत हार्ड वर्क कर, स्कूल जाना, फिर आप ट्यूशन जा रहे हो, आप शाम को बहुत थक चुके हो, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ाई पे बैठते थे, तो ऐसा नहीं है, बाहर घूमने का तो सीन ही खत्म है, सब कुछ दिन का खत्म होने के बाद आप एक इवनिंग वॉक लो आधे घंटे की, उसके बाद नहाओ और उसके बाद पढ़ाई पे लग जाओ, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, टाइम है आपके पास, ठीक है। चलिए, सो नाउ इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो आपके पास है फैराडे के लॉज, हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आपके सामने लेके आता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये कॉइल थी, ठीक है, मैं सिर्फ सिंगल दिखा रहा हूं आपको, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके साइज दिखाऊंगा। हियर यू हैव अ मैग्नेट, सो दिस इज योर मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके। सो नाउ इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ओके। सो नाउ यू कैन सी, सिर्फ कौन से वाली कैप्चर हो रही है, ये वाली कैप्चर हो रही है, क्लियर हो गया, और ये वाली कैप्चर नहीं हो रही, बहुत इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब बड़ी आसानी से इसको समझिए, सपोज आप इस मैग्नेट को पास ले आते हैं, पास लाने पे क्या होगा, ये वाली फील्ड लाइंस भी इस गोले में से निकलना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है, ये वाली फील्ड लाइंस भी इसी पर्टिकुलर कॉइल के साथ लिंक्ड हो जाएंगी। यानी कि मैग्नेट को पास लाने पे, जब फ्लक्स का कॉन्सेप्ट फैराडे ने थोड़ा अपने दिमाग में लेके आए और उसके बाद उन्होंने देखा कि मैग्नेट को एक्चुअली में पास लाने पे हो क्या रहा है, तो उन्हें बहुत इजीली ये रियलाइज हुआ
कि बार मैग्नेट को कॉइल के पास लाने पे जो कॉइल के साथ लिंक्ड उस बार मैग्नेट की वजह से फ्लक्स थी मैग्नेटिक, वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? दूर ले जाने पे वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा इसको नजदीक बना देते हैं इसी वाले मैग्नेट को। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा नजदीक या मैं कॉइल को पास ले आऊं, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। ठीक है, तो सपोज पास लाने पे क्या हो जाएगा, पास लाने पे आप इसी वाली कॉइल को थोड़ा इधर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सो व्हेन बोथ आर ब्रॉट क्लोजर, व्हेन बोथ ब्रॉट क्लोजर, आप चेक कर सकते हैं अभी ये वाली भी, ये वाली भी, और ये वाली भी, और ये वाली भी मैग्नेटिक फ्लक्स के तौर पे ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कॉइल के साथ लिंक होने लगेंगी, विच मींस द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं फाई भी लिखूंगा, linked with the coil, linked with the coil increases। क्लियर हो गया? ये तो हो गया पास लाने पे, व्हेन ब्रॉट क्लोजर, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इन्हें पास लेके आए। ठीक है, हम दूर ले जाने वाला सीन भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज योर कॉइल अगेन, ये कॉइल हो गया आपके पास। ठीक है, एंड ये हो गया इस तरह से, एंड इसको नीचे किससे कनेक्ट कर रखा है, इट इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। सो यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट द लॉज योरसेल्फ, आप खुद ही बता देंगे कि अच्छा ऐसे इस बंदे ने फॉर्मूले निकाले थे। तो एक्सपेरिमेंट्स का वही इंपॉर्टेंस होता है। सो सपोज दिस इज योर बार मैग्नेट एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, एंड यू कैन इजिली सी आपके पास ये फील्ड लाइन होगी, ये फील्ड लाइन होगी, ये फील्ड लाइन होगी, ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है, रेस्ट जो है वो लिंक नहीं है। चाहे रेस्ट आप इतनी दिखाएं भी ना, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज इसमें हम दूर ले जाने वाले हैं। अब मान लीजिए आपने इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सो लेट्स से यू हैव इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट यू विल बी डूइंग इन दैट पर्टिकुलर केस, आप क्या करेंगे, आप इस कॉइल को दूर लेके जाएंगे, मैं दूसरे वाली साइड से रब कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए। सपोज हमने इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इन दैट पर्टिकुलर केस ये कॉइल आपकी यहां शिफ्ट होगी सपोज। ठीक है, या फिर आपने मैग्नेट इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, वट जो भी एंगल से आप, मैंने रिलेटिव मोशन कहा था, मैंने सिर्फ मोशन नहीं कहा था। ठीक है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस एज यू कैन इजीली सी, सिर्फ ये वाली लिंक होगी, ये वाली लिंक होगी, ये वाली लिंक होगी। अब ये वाली लिंक नहीं हो रही होगी, विच मीन्स व्हेन बोथ आर मूव्ड अवे, ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil decreases। क्लियर हो गया आपको? तो बड़ा इजीली आप देख सकते हैं, इससे एक नतीजे पे फैराडे पहुंचे कि अगर किसी भी सर्किट के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स या बढ़े या घटे, या तो वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है, तो आपके उस सर्किट के अंदर एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ऐसा तो अभी हम देखेंगे कि किस बेसिस पे, क्या प्रिंसिपल है कि कैसे हम डिसाइड करें कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो भी हम देखेंगे। तो अभी तक सिर्फ फैराडे ने क्या डिफाइन किया कि अगर आप मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके आएंगे या कॉइल से दूर लेके जाएंगे, दोनों केसेस में कॉइल के साथ लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। पास ले जाने पे बढ़ रहा है, दूर ले जाने पे घट रहा है। तो मैं चेंज वर्ड यूज कर रहा हूँ, चेंज का मतलब दोनों रहता है, बढ़ना या घटना, बोथ। ठीक है, तो पास ले जाने पे मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है और दूर ले जाने पे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, पास ले जाने पे मैग्नेटिक फ्लक्स इज गेटिंग इंक्रीज्ड और दूर ले जाने पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू दिस कॉइल इज गेटिंग डिक्रीज्ड। ठीक है, सो यहां से फैराडे ने एक पहला पॉइंट निकाला, क्या मैं बता सकता हूं आपको, देखिए। सो पहली बात जो दिमाग में आती है इस चीज को देख के, इस डायग्राम को देख के, कि whenever there is a change in magnetic flux linked to a circuit, some EMF, और EMF ही करंट पैदा करता है आपको, या फिर इलेक्ट्रिक करंट is induced in the coil, is induced in the circuit।
ठीक है, पहली बात जो उसको पता चली, क्योंकि आपको पता है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इजी, स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट एंड सिंपल, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात दिमाग में क्या आती है इन दोनों चीजों को देख के कि आप मैग्नेट को पास लेके गए, दूर लेके गए, दोनों केसेस में ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है इसके साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और इसके गैल्वेनोमीटर की नीडल ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया। इससे एक बात तो सीधी पता चल गई कि आपके पास यदि एक सर्किट के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं, यानी अगर आप उसे चेंज करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता है, पहली बात। अब दूसरी चीज, आपको याद होगा कि अगर हम इसे तेज मूव करवाते थे तो डिफ्लेक्शन फास्ट आते थे, यानी कि अगर इसको फास्टर मूव करवाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या आएंगे, तब डिफ्लेक्शन ज्यादा आएंगे, यानी फास्ट मूव करवाने पे डिफ्लेक्शन ज्यादा, यानी कि ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो इससे टाइम का भी कंसेप्ट साथ में जुड़ गया। देखिए, फ्लक्स के चेंज होने से करंट पैदा हो रहा था, ये तो हमें पता चल ही गया था, हमने ऐसे मूव करवाया, ऐसे मूव करवाया, पता चल गया। दूसरा, फास्ट मूव करवाने का मतलब कि टाइम कम लगाने पे करंट ज्यादा पैदा होगा। अगर हम वही चेंज कम टाइम में लेके आएंगे, दोबारा समझिए, फास्ट देखिए स्लो मूव करवा रहे थे, कॉइल है, यहां से यहां तक मूव करवाने पे उतना ही चेंज आएगा। फास्ट मूव करवा रहे थे तब भी यहां से यहां तक मूव करवाने पे वही चेंज आएगा। तो चेंज तो दोनों केसेस में समान है। समझिए, ये कॉइल है, ठीक है, दिस इज योर कॉइल, ठीक है, देखिए, सो दिस इज योर कॉइल, बड़ा सिंपल है, ठीक है, ये आपके पास कॉइल है सपोज, ठीक है। अब ये कॉइल जो आपको दिख रही है, अगर मैं यहां से लेके यहां तक मैग्नेट लाता हूं, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक मैग्नेट लाने में इसके साथ जुड़ी हुई फ्लक्स में तो सेम चेंज आएगा, बिकॉज मैग्नेट इसके पास उतना ही मूव कर रहा है। तो विच मीन्स फील्ड लाइन जो इसके थ्रू पास करने वाली थी उनमें जो बदलाव आएगा वो सेम आएगा यहां से यहां तक लाने, ठीक है। तो चाहे मैं यहां से यहां तक, अगर सिर्फ फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता, मैं तब बात कर रहा हूं, यानी इसके अंदर आने वाला करंट, इंड्यूस करंट अगर सिर्फ फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता तो यहां से यहां तक लाने पे सेम करंट इंड्यूस होना था, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या पता है, सपोज हम ऐसे लेके आए तो एक करंट इंड्यूस हुआ, ऐसे लेके आए तो एक हुआ, ऐसे लेके आए तो एक हुआ। अब आप लोग जानते हैं जब तेज लेके आ रहे हैं तो करंट सबसे ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, यानी कि केवल मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ही करंट नहीं डिसाइड कर रहा, वो कितने टाइम में चेंज आ रहा है वो भी उसको डिसाइड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करें, देखिए स्लो लेके आ रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है, करंट कम आ रहा है, ईएमएफ कम आ रहा है। फास्ट लेके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ईएमएफ या करंट इसके अंदर ज्यादा पैदा हो रहा है। तो विच मीन्स टाइम कम लग रहा है तो करंट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा, या ईएमएफ क्या इंड्यूस हो रहा है, ज्यादा। तो इसका मतलब टाइम के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप लोग क्या बोल सकते हैं कि आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम टेकन के। देखिए, टाइम कम लग रहा है तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, और टाइम ज्यादा लग रहा है तो ईएमएफ कम इंड्यूस हो रहा है। क्लियर होगी आपको ये चीज। तो इसका मतलब फ्लक्स के, आपके फ्लक्स के चेंज के साथ साथ टाइम टेकन पे भी डिपेंड कर रहा है। और ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैंने बताया आपको कई बार कि जब भी डिनोमिनेटर में टाइम आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम डिनोमिनेटर में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि क्या नतीजा इससे निकला, इससे नतीजा ये निकला कि आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ओके, आपके पास फैराडे ने एक और बात कही कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time। यानी कि आपको अभी देखने को भी मिलेगा कि क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, EMF is proportional to d phi v by dt। Now what is d phi v by dt? Rate of change of magnetic flux with respect to time। ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है और एक आपके पास क्वालिटेटिव आ जाएगा। अब क्वालिटेटिव में आपसे क्या स्टेटमेंट आपको फैराडे देगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, तो सुनिए। Whenever the amount of magnetic flux linked with first law है ये फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप स्टेटमेंट लिखने की पोजीशन में तो राइट इट डाउन। Whenever the amount of magnetic flux
linked with a closed circuit changes, linked with a closed circuit changes, closed circuit changes, an EMF, an EMF, an EMF यानी इलेक्ट्रिसिटी हो गया EMF का मतलब, an EMF and hence electric current is induced in the circuit. An EMF and hence electric current is induced in the circuit. यानी पहले EMF डेवलप होता है जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है, यानी EMF इंड्यूस होता है और उस EMF इंड्यूस की वजह से सर्किट में करंट दौड़ने लगता है। क्लियर होगी चीज आपको? आगे अब आपको याद होगा जब तक मैग्नेट को मूव करवाते थे तब तक डिफ्लेक्शन शो होती थी, जैसे ही स्टॉप कर देते थे वैसे डिफ्लेक्शन शो नहीं बंद हो जाती थी। यानी जब तक फ्लक्स को चेंज करते रहोगे केवल तभी तक EMF इंड्यूस होगा, जैसे ही फ्लक्स का चेंज करना बंद कर दोगे EMF इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो इसी को कंटिन्यू करके लिखिए, एंड दिस EMF और स्लैश डाल के करंट लिखना, एंड दिस EMF स्लैश करंट, दिस EMF स्लैश करंट lasts, LASTS, lasts as long as the change in magnetic flux continues. सर एक बार रिपीट कर दो फिर से। कर रहा हूं चिंता मत करो। and this EMF lasts as long as, and this EMF lasts as long as the change in magnetic flux continues. The change in magnetic flux continues. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, whenever the amount of magnetic flux linked with a closed circuit changes, an EMF and hence electric current is induced in the circuit, and it lasts as long as the change in magnetic flux continues. तभी आपको याद होगा स्विच दबाते थे, की दबाने पे कॉइल में क्या फ्लो करता था? करंट, क्योंकि वहां बैटरी लगी हुई थी। करंट कैरिंग कॉइल क्या होती है? मैग्नेट होती है। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा करंट कैरिंग कॉइल एक तरह का मैग्नेट ही होती है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो जब टैपिंग की को ऑन करते हैं तो वो कॉइल क्या प्रोड्यूस करने लगती है? मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड बगल वाली के साथ जाकर लिंक हो जाती है, तो वहां पे गैल्वेनोमीटर सुई हिलानी स्टार्ट कर देता है। दबा के रखोगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी, तो कॉइल नंबर 1 के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता था? देखिए, की को दबाया ऐसे गया फिर 0 पे आ गया, की को छोड़ा ऐसे गया फिर 0 पे आ गया। क्लियर हो गया? फिर की को दबाया ऐसे गया फिर 0 पे आ गया, दबा के रखा अब 0 रहेगा, छोड़ा ऐसे गया फिर 0 पे आ गया। क्लियर हो गया? फिर दबाया फिर ऐसे गया फिर 0 पे आ गया, फिर छोड़ा फिर ऐसे गया फिर 0 पे आ गया। अगर दबाते छोड़ते रहेंगे तो आपको ये मिलेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो एसी प्रोड्यूस करने का एक तरीका है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एसी जनरेटर के अलावा मैं कैसे एसी प्रोड्यूस कर सकता हूं, आप कहना बड़ा आसान है, एक कॉइल C1 लो, उस पे गैल्वेनोमीटर जोड़ो, एक कॉइल C2 लो, उस पे बैटरी जोड़ो, टैपिंग की लो, टैपिंग की को दबाओगे निडल इधर, टैपिंग की को छोड़ोगे निडल इधर, टैपिंग की को दबाओगे निडल इधर, निडल इधर, निडल इधर। हो रहा है करंट का डायरेक्शन चेंज, यानी क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक चेंजिंग डायरेक्शन वाला करंट आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब दबाते थे तो क्या होता था? जो C2 कॉइल थी, देखना C2 को, उसमें करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करता था। जैसे बिल्कुल एक्चुअली क्या होता है, करंट ऐसा तो नहीं है कि बैटरी की ऑन करते ही करंट मैक्सिमम हो जाता है। बैटरी की आप ऑन करते हैं तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करंट 0 से ग्रो करके मैक्सिमम पे जाता है। अब C2 कॉइल में करंट ग्रो कर रहा था, तो उसके अंदर करंट ग्रो करने की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ग्रो किया। वो मैग्नेटिक फील्ड बगल वाली से जुड़ा हुआ था, तो बगल वाली का फ्लक्स भी ग्रो किया, जिसकी वजह से उसकी गैल्वेनोमीटर की सुई आपको हिलती हुई दिखाई दी। अब आपने दबाया कुछ देर तक तो उसका करंट मैक्सिमम पहुंच गया, मैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल C2 की मैक्सिमम हो गई, इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स भी मैक्सिमम हो गया, व्हिच मींस फर्स्ट कॉइल के अंदर आपको कोई भी डिफ्लेक्शन फिर नहीं दिखाई दिया अगर आपने दबा के रखा। छोड़ने पे ये करंट मैक्सिमम से 0 पे आया, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर थी कॉइल C2 में, वो भी मैक्सिमम से 0 पे आई। C1 के साथ जो फ्लक्स थी वो भी मैक्सिमम पे 0 आई, तो आपके गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया? डिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? तो जब जब आप क्या करेंगे, एक गिवन कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलेंगे तो उसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। समझ में आ गया? तो कल हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे। वैसे काफी आसान है कि जो EMF इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होता है। मैथमेटिकली आपको समझाएगा, ठीक है? तो चलिए जी, रेस्ट वी विल बी, क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया है, उतने में मैं कुछ आपको मैथमेटिकल बताना भी चाहूँ तो बता नहीं पाऊंगा। सो रेस्ट वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास।